बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। MCM 301 का आज हमारे पास है लेसन नंबर 24। इसका वही टॉपिक है, उसकी फर्दर डिटेल है। समझ ले, वो हमने पार्ट 1 पढ़ा था और ये पार्ट 2 है। विजुअल आर्ट्स लास्ट जो प्रीवियस लेसन हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने विजुअल आर्ट्स के मतलब 3 तरीके पढ़े थे। कंप्यूटर बेस्ड था, वीडियो था और स्लाइड्स थे। उसके हम लोगों ने क्या पढ़े थे, बेनिफिट्स पढ़े थे, लिमिटेशंस पढ़े थे और हेल्पफुल हिंट्स पढ़े थे। इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के कौन से मजीद में बेहतर मेथड हो सकते हैं जिनसे हम लोग प्रेजेंटेशन अच्छी भी दे सकते हैं, एक्सपेंसिव ना हो, अफोर्डेबल हो, पोर्टेबल हो, ये सारी क्वालिटीज़ भी हो और जो है हमारी प्रेजेंटेशन भी इसमें अच्छी हो, ऑडियंस की अटेंशन गेन करना, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है। चाहे हम लोग प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ पे दे रहे हैं, किसी भी टाइप की दे रहे हैं, सेंटर पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑडियंस की जो अटेंशन है फर्स्ट हमारे पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक वो ड्रॉप ना हो, वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ी रहे। उनकी जो अटेंशन है, उनका आई कांटेक्ट, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एटसेट्रा हमारे नोटिस में रहें। तो आज हम लोग विजुअल आर्ट्स के अंदर नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं 4 वाला मेथड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज। ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज में क्या है कि ये भी एक प्रेजेंटेशन का मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो कि बिजनेस में यूज हो रहा है टुडे। और ये क्या है, इसकी जो ग्रोइंग है, इसकी यूजेज की ग्रोइंग है, वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रखे हुए खुद को इसी तरह पॉपुलर है जैसे कि पहले था। तो ये ओवरहेड जो है, ये तो इसको आप लोगों ने गूगल करके ज़रूर इसकी तस्वीर देखनी है, आपको इसका आइडिया हो जाएगा ये इक्विपमेंट किस तरह का बना हुआ होता है कि जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन देना बहुत आसान होता है। अच्छा, इसमें किस वजह से इसको हम लोग इसको प्रोजेक्शन में लेकर आएंगे, क्या इसकी क्वालिटीज है, हायर क्वायर है एंड मोर पोर्टेबल है, हाई क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंसीज की कैन नाउ बी प्रिंटेड इन फुल कलर। उसके बाद डायरेक्टली फ्रॉम योर कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर से आप लोग इसको फुल कलर्ड में भी होता है और ये प्रेजेंटेशन ऐसी होती है, कंप्यूटर से होती है। तो इसमें आप लोग खुद कंट्रोल कर सकते हो इसको बाय अलाउइंग यू टू फेस योर ऑडियंस इन अ फुली लाइटेड रूम। पीछे हम लोगों ने जितने भी 3 मेथड पढ़े थे, कंप्यूटर बेस्ड पढ़ा था, वीडियो पढ़ी थी और स्लाइड 24 mm पढ़ा था। उसमें हम लोगों को एक ही चीज़ जो सबके अंदर यूनिफॉर्म हो रही थी वो यही थी कि हमें डार्क एंड रूम चाहिए। लेकिन आवर हेड में ऐसा नहीं है, आवर हेड में हमें डार्क एंड रूम नहीं, फुली लाइटिंग रूम में ये हो जाएगा मैनेज, क्योंकि रूम को डार्क एंड बनाना भी कभी कभी इशू बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसमें फेस नहीं करना पड़ता प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती। ही मे प्रेजेंट फेस द स्क्रीन एंड एंड अप टॉकिंग टू द स्क्रीन। हो सकता है कि आप स्क्रीन पे ही बात करते हुए अपनी बात का स्टार्ट करें और एंड भी इसी से करें। फेसिंग द ऑडियंस को फेस कर सकते हैं। यू कैन डिटेक्ट ऑडियंस कन्फ्यूजन। आप लोग, मैंने आपको बताया था कि आप लोग अगर स्पीच के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी ऑडियंस को बिल्कुल जानते रहना है, उनकी एक एक जो उनकी हरकत है उसको आप लोगों ने अपने नोटिस में रखना है ड्यूरिंग योर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी ऑडियंस को आप लोगों ने परखते रहना है कि वो कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास है आवर हेड का मेथड है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, और ये अच्छा भी साबित होता है। और इसकी आगे हम लोग मज़ीद बेनिफिट्स पढ़ेंगे जिससे उन्होंने आगे जाके कैटेगोरिकली आपको डिस्कस किया है। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंटर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता है। प्रेजेंटर फेसेस द ऑडियंस इन अ फुली लिट रूम, मतलब कि वो अपनी ऑडियंस पे नोटिस रख सकता है, ऑडियंस को नोट कर सकता है। विजुअल कैन इजीली बी रीअरेंज्ड और omitted to fit the needs of the प्रेजेंटर और ऑडियंस। आप इसमें क्या कर सकते हो, जो आपको विजुअल आर्ट्स में इमेजेस चाहिए, एक तो आप उसे रीअरेंज भी कर सकते हो, आप उसे फिट भी कर सकते हो और आप इसे ओमिट भी कर सकते हो, मतलब कि एडिट भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, रिवील्ड पॉइंट बाय पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मटेरियल कैन बी क्रिएटेड और एडिड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ प्रोजेक्टर मार्कर।
मतलब कि आप एक मार्कर इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपके ज़हन में कोई पॉइंट आ गया, क्योंकि जो हमारे पास स्लाइड बनी हुई होती है, उसे हम लोगों ने एक दफ़ा कंपोज़ कर लिया, उसके बाद हम अपने जो लेक्चर दे रहे हैं, उसके दौरान उसमें कुछ पॉइंट आ गया, तो हम उसे ना तो एडिट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास पूरा-पूरा कंट्रोल होता है कि हम लोग इसमें पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसीज़ आर ईज़ी, ठीक हो गया, ईज़ी होता है। उसके बाद क्या है, इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एंड आवर हेड प्रोजेक्ट इज़ कंफर्टेबल एंड सिंपल टू यू इन यूज़। ये कंफर्टेबल भी होता है और सिंपल भी होता है यूज़, क्योंकि उसमें जो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे कंप्यूटर वीडियो और स्लाइड्स, उसमें हमारे पास ग्राफिक्स का स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास कंप्यूटर का स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे आप इजीली से हैंडल कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? उनकी लिमिटेशंस कुछ और थी, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये कितने को आवाम तक हो सकता है, ऑडियंस के लिए हो सकता है ये 100। अगर तो आप लोग किसी मीटिंग रूम में हो या किसी बिज़नेस में हो, तो वहाँ पे आपके जो सुनने वाले हैं वो 100 लोग हैं, तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, 100 या उससे ज़्यादा से लोगों को मैनेज कर सकता है, उन तक अपना आप अपना पैगाम आसानी से पहुँचा सकते हो। प्रेज़ेंटर मस्ट रिलाई ऑन इक्विपमेंट, ये भी बात है कि जो प्रेजेंटर है उसको इक्विपमेंट पे ही रिले करना पड़ता है। उसके बाद है कि जो आपकी ओल्डर प्रोजेक्टर है टेंड टू बी डिम एंड नॉइज़ी, आपका जो है वो डिम भी हो सकता है और नॉइज़ी भी हो सकता है। प्रेजेंटर इज़ फोर्स्ड टू रिमेन नियर द प्रोजेक्टर इन ऑर्डर टू चेंज ट्रांसपेरेंसीज़, आपको ने जहाँ भी ट्रांसपेरेंसी अगर वहाँ पे एक वीडियो चल रही है, वीडियो का चल रहा है, स्लाइड चल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, तो लेकिन ये है कि आप लोग वहाँ पे आपका उसी पॉइंट पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। एक तो आप लोग वीडियो पे पीछे असिस्टेंट को कह सकते हो कि इसे कंट्रोल कर ले, लेकिन जो ये प्रोजेक्टर है, ओवर हेड है, यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोजेक्टर के बिल्कुल करीब होके खड़ा, ओवर हेड के करीब होके खड़ा होना पड़ता है। अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए आप पॉइंट से हिल नहीं सकते या उसके राउंड अबाउट ही रह सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। ऑडियंस दैट डू नॉट अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्शन में परसीव इट एज आउटडेटेड, के अगर ये जो है ये आउटडेटेड भी हो सकता है अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ऑडियंस किसी पॉइंट को। अब इसके हेल्पफुल पॉइंट क्या है, हेल्पफुल हिंट्स क्या है, इसमें आ जाता है टेस्ट टू सी इफ द विजन इज इन फोकस एंड इफ द प्रोजेक्टर इज द राइट, डिस्कस फ्रॉम द स्क्रीन बिफोर यू बिगिन। यहाँ पे क्या करना है, आपने स्क्रीन को शुरू करने से पहले कुछ डिस्कस करना है। अगर तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड में इसे पकड़े, अगर तो आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड में पकड़े, ताकि आपको ऑडियंस के साथ फेस अट्रैक्शन करने में आसानी रहे और आप अपने लेक्चर के दरमियान, प्रेजेंटेशन के दरमियान बोल भी सकें और ऑडियंस के साथ इंटरलिंक रह सकते हैं। प्लेस योर ओवरहेड प्रोजेक्टर ऑन अ टेबल लो इनफ सो इट डज नॉट ब्लॉक योर ऑन द स्क्रीन, आपको उसे टेबल की ब्लॉ रखना चाहिए जहाँ पे स्क्रीन का आप लगा सकते हैं। हैव अ स्मॉल टेबल नेक्स्ट टू द ओवरहेड सो यू कैन स्टिक योर ओवरहेड बिफोर एंड आफ्टर यू यूज देम, अब उसको स्टिक भी कर सकते हो यूज करने से पहले या यूज करने के बाद। ये जब आप लोग गूगल करेंगे, ओवरहेड को देखेंगे, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा कि ओवरहेड होता कैसे, इसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, इसको लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड पकड़ने से क्या होगा और इसको किस तरह का टेबल होना चाहिए जिसपे हम इसको रख के सेट कर सके, ठीक है। टू क्रिएट अ smooth transition and keep the audience from sitting at a glaring white screen, turn the projector off before placing the next transparency, ठीक है। आपने उसको पीछे वाला जो चल रहा है वो पॉइंट ऑडियंस को डिस्कस कर दिया है, तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोजेक्टर के लिए पहले वाले को ऑफ कर देना है। बी श्योर यू हैव अ स्पेयर लैम्प, आपके पास एक स्पेयर लैंप भी होना चाहिए इसके लिए, इस चीज को आप लोगों ने यकीनी बनाना है। नथिंग इज मोर अनसेटिंग दैन टू हैव योर ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसके लिए ज्यादा तो नहीं, बल्ब गोज अप ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे बल्ब से भी काम चल सकता है जिसे आप लोग लैंप्स कह रहे हो। ब्रिंग स्पेयर बल्ब एंड ग्लव्स टू चेंज द बल्ब, अगर तो
बल्ब है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है तो भी आपको ग्लव्स भी साथ लाने पड़ेंगे। द ओल्ड बल्ब विल बी हॉट, अक्सर ऐसा होता है कि जो ओल्ड बल्ब है वो हॉट हो जाएगा और आपको बल्ब चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो आपके पास एक स्पेयर बल्ब होना चाहिए और ग्लव्स होने चाहिए जिसके ज़रिए आप लोग अपना बल्ब चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर यू नो हाउ टू चेंज द बल्ब। अब ये भी आपको टेक्नीक आनी चाहिए कि आप लोग बल्ब को चेंज कैसे कर सकते हो, ये भी एक आर्ट होती है जो आपको सीखनी चाहिए। Do not look at or point to the screen. Look at the transparency और maintain eye contact with your audience. आपने क्या करना है कि स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है, आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी और मेंटेन करना है अपना आई कांटेक्ट अपने ऑडियंस। ये ना हो आप ऑडियंस की तरफ बैक करके और प्रोजेक्टर के ऊपर सारा समझाते रहे और ऑडियंस की तरफ आपका आई कांटेक्ट ना हो, तो ये भी आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपने अपना आई कांटेक्ट लाजमी रखना है ऑडियंस के साथ। यूज अ पेंसिल पॉइंटर और कलर हाइलाइटिंग सिस्टम व्हेन पॉइंटिंग टू अ ट्रांसपेरेंसी ऑन द स्टेज ऑफ द प्रोजेक्टर। आप लोग किसी स्टेज पे प्रोजेक्टर को ट्रांसपेरेंसी कर रहे हो तो उसके लिए आपने पेंसिल पॉइंटर या कलरफुल हाइलाइटिंग, आप लोगों ने अकेडमीज में लेक्चर लिए होंगे तो टीचर्स के हाथ में 2-3 बोर्ड मार्कर होते हैं, एक से वो समझा रहे होते हैं, दूसरे कलर वाले मार्कर से वो हाईलाइट कर रहे होते हैं जिस पॉइंट को उन्हें होता है कि ये इम्पोर्टेंट है या इसको समझाने से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, या इस मेथड को इस्तेमाल करके आप पॉइंट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू रिवील वन लाइन एट अ टाइम but put a sheet of paper under your transparency and slide it towards you as you डिस्कस ईच आइटम। ठीक हो गया, इसको आप लोगों ने हर आइटम को डिस्कस करना है, हर शीट के ऊपर जो आइटम लिखी होंगी if you want the attention focused on you and a point you are emphasizing, turn the our head, आप लोगों ने our head जो है उसको टर्न आउट करना है, प्रोजेक्टर ऑफ एंड मूव इनवर्ट द ग्रुप, मतलब कि उसके बाद आप लोगों ने इसे मूव करके ग्रुप की तरफ इन्वर्ट करना है। मेक श्योर व्हाट्स प्रोजेक्टर इज शॉर्ट एंड सिंपल, जो प्रोजेक्टर है कौन सा ऐसा हो सकता है वो जो शॉर्ट भी हो सिंपल भी हो। उसके बाद है कि टेप द पावर चॉर टू फ्लोर टू प्रोटेक्ट यू और समवन एल्स फ्रॉम टिपिंग, सॉरी टिपिंग से आप लोगों ने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग समवन एल्स जिसको कर रहा है यूज़ कर रहा है, और टैप द पावर चोर टू द फ्लोर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट यू। इससे आप लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट बनाने के लिए क्या करना है कि जो टेप पावर है उसको चूट करना है फ्लोर के ऊपर। उसके बाद क्या है कि माउंट ट्रांसपेरेंसी इन अ फ्रेम फ्रॉम इजी हैंडलिंग, उसको क्या करना है कि माउंट करना है। राइट योर नेम ऑन मेंटेनिंग फ्रेम एंड नंबर, देन आप लोगों ने अपना नेम लिखना है और उसकी नंबरिंग कर देनी है। आगे हमारे पास है फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट जो होता है इसका भी आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी आप लोगों ने गूगल करना है और इसकी इमेज देखनी है आपने कि फ्लिप चार्ट किस तरह का होता है। फ्लिप चार्ट एक वाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक चार्ट चिपका किया होता है, उसको फ्लिप चार्ट का नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ फ्लिप चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम लाइटिंग रूम में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हम लोग ऑडियंस की अटेंशन को अपनी तरफ मबजूल करा सकते हैं, ऑडियंस के साथ इंटरलिंक भी रह सकते हैं। ये भी हमारे लिए पोर्टेबल भी है, ये भी बड़ा पॉपुलर मेथड है। अब इसकी लिमिट बेनिफिट्स क्या है, इसकी बेनिफिट्स ये होती है कि एक तो हम उसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिप चार्ट डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर हम लोगों ने चार्ट को क्लिप कर दिया हमें उसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। यू डो नॉट वरी इफ़ द बल्ब विल बर्न आउट और वरी अबाउट एडिशनल प्रेजेंटेशनल इक्विपमेंट। पीछे हम लोगों ने जो आवर हेड पढ़ा था उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा बल्ब होने की ज़रूरत थी, एक एक्स्ट्रा लैंप होने की ज़रूरत थी, ठीक है, फिर हमें बल्ब चेंज भी करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये इसका बेनिफिट है फ्लिप चार्ट का, ठीक हो गया। और ये हमारे पास इक्विपमेंट ना भी इस तरह के हो तो हमारा काम चल जाएगा। फ्लिप चार्ट्स आर इकोनॉमिकल, दे डू नॉट रिक्वायर यू टू यूज एनी स्पेशल फिल्म और प्रिंटर्स टू
प्रोड्यूस दैम। इसके लिए भी हमें किसी स्पेशल फ़िल्म वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम लोग पीछे पड़ा है कंप्यूटर बेस्ड वीडियो एंड स्लाइड्स, उसकी तरह हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। फ्लिप चार्ट के लिए किस तरह का रूम चाहिए होता है? फुली लिट रूम चाहिए होता है अलोंग द प्रेजेंटेड टू द फोकस ऑफ द प्रेजेंटेशन के, उसे भी फुली लाइटिंग वाला रूम चाहिए कि वो अपने प्रेजेंटेशन पर फोकस कर सके। हैंड रिटन फ्लिप चार्ट्स आर आइडियल फॉर अच्छा जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि कोई भी काम करने से पहले आप लोग अपने दिमाग लड़ा रहे होते हो, कोई अच्छा ये वाली पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, मैंने इसको डिस्कस करना है, वन बाय वन डिस्कस करना है, सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इस तरह की आप क्या करते हैं, अपने दिमाग लड़ाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है। तो आपने क्या करना है, इसको जो है इस तरह के जो आइडियाज होते हैं हैंड रिटन, आप फ्लिप चार्ट के ऊपर हैंड रिटन अलग से कर रहे हो तो ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अच्छा है। इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन वन यूज टू रिकॉर्ड ऑडियंस इनपुट। ठीक है, जब आप ऑडियंस के साथ यूज करते हो रिकॉर्डिंग इनपुट को। अच्छा, इसके बाद क्या है, द इजल इज रिलायबल। ये भी क्या है, रिलायबल है, प्रिडिक्टेबल है, कंफर्टेबल है, अनरिलीवेबल। ये अवेलेबल होता है, इसकी अवेलेबिलिटी में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फ्लिप चार्ट कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट आर नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्शंस इक्विपमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, जो कि बाकी सीन में ऐसा नहीं होता। ये कलर्स भी है, स्मॉल रूम्स एंड ऑन साइट लोकेशन, ये सारा कुछ हो सकता है इसके अंदर। ऑन साइट लोकेशन कर लो आप लोग, साइट लोकेशन मतलब बाहर कोई लोकेशन है उसके ऊपर कर रहे हो, रूम में कर रहे हो, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट अलाउ करता है, ये अलाउ करता है आपको स्पॉन्टेनिटी एंड लास्ट मिनट चेंज कैन बी इजीली मेड। किसी भी लास्ट मिनट में आपको चेंजिंग करने की जरूरत पड़ गई है तो आप इजीली से चेंज कर सकते हो। जबकि वीडियो बेस्ड हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया, और स्लाइड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो एक ही दफ़ा कंपोज करना पड़ता है। लेकिन अब इसकी ये यूज़ कहाँ हो रहा है, अब आपके पास मजमा है 200 का और आप फ्लिप चार्ट यूज़ कर रहे हो, तो ये उसके साथ ज़्यादती हो गई। तो ये कहाँ यूज़ करना है, फ्लिप चार्ट को यूज़ कहाँ पे करना है, ये हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एक लोगों का ग्रुप हो। अगर हमारे पास क्लासरूम में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है 35 लोग हो गए हैं, तो उनके साथ हम लोग इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्ट हैव हाई एनर्जी, प्रेजेंटर को हाई एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होकर आपको डाइस पे जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हैंड रिटन फ्लिप चार्ट्स रिक्वायर गुड pronunciation and still may be difficult to read। आपको प्रोनाउंसिएशन, हैंड रिटन सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हैंड रिटन फ्लिप चार्ट लैक प्रोफेशनलिज्म एंड क्रेडिबिलिटी। जो हैंड रिटन फ्लिप चार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें इतने प्रोफेशनलिज्म नहीं नज़र आ सकता, वो कम होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था स्लाइड वाला जो हो गया, वीडियो हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया, इसमें प्रोफेशनलिज्म का आंसर नज़र आता है, जबकि फ्लिप चार्ट में ये लैक होता है प्रोफेशनलिज्म से। अच्छा, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हैंड रिटन फ्लिप चार्ट इज लेबर, ठीक हो गया, इंटरेस्टिव एंड देयरफॉर कॉस्टली टू प्रोड्यूस। ये कॉस्टली हो जाता है प्रोड्यूस करने में फ्लिप चार्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है, इसके हेल्पफुल पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने श्योरिटी करनी है कि जो फ्लिप चार्ट आप यूज़ करने जा रहे हो वो स्टैंड के ऊपर खड़ा है, मतलब वो जिसके ऊपर हम लोगों ने जो कि क्लिप करना है उसका स्टैंड मौजूद है। सम हैव डिफरेंट स्पेस वॉल्स एट द टॉप, किसी की टॉप के ऊपर हॉल तो नहीं बना हुआ, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है हमारे पास जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना चार्ट चिपका करना है, आया वो फिट है, वो स्टैंड पे है, ये चीज़ें हम लोगों ने मेक श्योर बनानी है। व्हेन प्रिपेयरिंग योर चार्ट इट इज़ बेस्ट टू फर्स्ट डिज़ाइन योर चार्ट ऑन पेपर। ठीक है, हो गया, आपने अपने पेपर के ऊपर से करना है, प्रिपेयर करना है फर्स्ट बिफोर ड्राइंग देन ऑन द एक्चुअल फ्लिप चार्ट पुल पैड। ठीक है, पहले आप लोगों ने इसे ड्रा कर लेना है, उसके बाद इसे पैड के ऊपर लगाना है जो कि फ्लिप चार्ट का पैड होगा। लाइटली इसके अंदर क्या चाहिए, लाइटली राइट योर टेक्स्ट इन पेंसिल फर्स्ट बिफोर यूजिंग द एक्चुअल फ्लिप चार्ट मार्कर। जाहिर सी बात है आपको पहले पेंसिल से ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसे अरेज कर सकें, इससे पहले कि आप मार्कर से उसे बना दें और मिस्टेक को आप अरेज ना कर सकें। दिस विल अलाउ यू टू मेक एनी एडजस्टमेंट विद टेक्स्ट। ठीक हो गया, वही बात कि आप ड्राइंग में कोई मसला आ गया तो आप उसे क्लियरली साफ कर सकते हैं। ऑल ब्लैक लेटर्स,
ठीक है। यूजिंग अ पेयर, आपने इस तरह के लेटर्स इस्तेमाल करने हैं जो कि ईजिली रीडेबल हो, किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने आपको लेटर्स की रेशियो भी बता दी है। उसके बाद मार्कर इस्तेमाल करना है, नॉट रेगुलर मैजिक मार्कर। आप ये ना हो ज़्यादा एफिशिएंसी बनते हुए कोई और कलर या रेगुलर मैजिक मार्कर, इस तरह के मार्कर नहीं यूज़ करने है। आपने सिर्फ रेगुलर मार्कर जो कि फ्लिप चार्ट के ऊपर यूज़ होता है। अब इन कलर्स का कुछ बताया गया है, येलो, पिंक और ऑरेंज कलर, इस तरह के कलर से और बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाने से आप लोगों ने अवॉइड करना है। यू कैन राइट लाइटली इन पेंसिल। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट को डिस्कस करना पड़ गया है जो कि फ्लिप चार्ट पे ऑलरेडी से अलाउ ड्रा है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको पेंसिल के साथ लाइट सा बना के लोगों को समझा देना है कि मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। किसी को सर्कल करना है, किसी को हाईलाइट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लाइट से पेंसिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है, मेरा ख्याल है इसमें सबको पता है, इसके नाम से ज़ाहिर हो जाएगा कि किस बात की बात हो रही है। तो जो व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हर जगह पे अवेलेबल होता है, ईज़िली अवेलेबल होता है, ठीक है। और इस पे हर बंदा प्रेज़ेंटेशन ईज़िली दे सकता है, उसके लिए ज़्यादा कोई ख़ास ना तो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ना ही कुछ उस चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब कि किसी ग्राफ़िक्स वग़ैरह के स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। अब व्हाइट बोर्ड की बात आ जाती है, ये थोड़ा-सा ओल्डर मेथड है। इसका बेनिफिट एक ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबे-चौड़े के कामों की तो ज़रूरत नहीं होती। ये आइडियल है फॉर, किसके लिए आइडियल है? रिकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियसली इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको देखने, उसको उसके ऊपर रिटन करने में ये बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ये इस्तेमाल सिर्फ़, इसकी लिमिटेशंस क्या है, सिर्फ़ 30 लोगों का तक इस्तेमाल हो सकता है। अंडरस्टूड बात है कि वो व्हाइट बोर्ड की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। उसके बाद हैंड रिटन मटीरियल में बी डिफ़िकल्ट टू रीड। हैंड रिटन मटीरियल, अगर जो आप चीज़ें लिख रहे हैं, हर बंदे की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, हर बंदा इतना अच्छा नहीं लिख सकता, इतना अच्छा प्रेज़ेंट नहीं कर सकता। तो क्या है कि हैंड राइटिंग अच्छा अगर तो उसको इतना को मतलब कि स्किल्स हैं उसके अंदर कि वो इतना बड़ा-बड़ा करके लिखे, इतना अच्छा लिखे कि अवाम ईज़िली ऑडियंस उसको पढ़ सके, तो ये तो ठीक है, लेकिन वो ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑडियंस अटेंशन में बी लॉस्ट, क्या कैसे लॉस्ट हो सकती है? अब जब हम व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑडियंस की अटेंशन ड्रॉप हो सकती है, कैसे हो सकती है? आप व्हाइट बोर्ड की तरफ मुँह करते कुछ ना कुछ लिखते हैं, अरेज़ करते हैं, तो ऑडियंस उस दौरान कहीं और खो जाती है, या बातें करना शुरू कर देती है, या किसी और दुनिया में चली जाती है, या सुनी-अनसुनी कर देगी। ठीक है, ये यूज़ होता है प्राइमरी प्रेज़ेंटेशन मीडियम किस कन्वेज़ लैक ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या है? लैक ऑफ प्रिपरेशन होता है बिल्कुल, क्योंकि जब आपने व्हाइट बोर्ड पे आना है, तब भी व्हाइट बोर्ड को रेडी करना है। लेकिन बाकी चीज़ों में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वीडियो में, स्लाइड्स में, कंप्यूटर बेस्ड में, फ्लिप चार्ट में। व्हाइट बोर्ड्स आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड मे नॉट फिट ऑल मीटिंग रूम्स। ना तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑल मीटिंग रूम में फिट होगा, ना ही आप लोग इसे उठा कर कहीं ले जा सकते हो। अच्छा, आगे इसके हेल्पफुल पॉइंट क्या है? इसके थोड़े से हेल्पफुल पॉइंट है, हिंट्स हैं, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट की तो ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए कि राइट लार्ज इनफ सो दैट एवरीवन कैन सी। आपको वही बात कि आपकी राइटिंग इतनी को अच्छी होनी चाहिए, या इतना बड़ा लिखा होना चाहिए एवरीवन उसको देख भी सके और पढ़ भी सके और अंडरस्टैंड भी। यूज़ व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्रुप प्लानिंग इज़ नीडेड। बस सिर्फ तब आप इसको इस्तेमाल करें जब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है और ग्रुप प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लान एन एक्टिविटी फॉर द ग्रुप टू प्रिवेंट बोरेडम। ठीक है, इसको तभी प्लान किया जब आपने इस सिचुएशन से बचना है। ये आपके हो गए। आगे हैंडआउट्स, ये भी अंडरस्टूड बात है, इसमें भी ज़्यादा मतलब कि इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हैंडआउट्स वो होता है जो मटेरियल आपने हाथों से लिखा हुआ या प्रिंट हुआ होता है, वो अब उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, लिखा हुआ जितना भी आपकी प्रेजेंटेशन थी, आपने उसे हैंडआउट्स निकाल लिए हैं, उसको तैयार करने के बाद अब उस जितनी भी ऑडियंस है उस तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक भी बंदा आपके हैंडआउट से महरूम रह गया तो आपकी बात को सही से समझ नहीं सकेगा, आपके पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो उसकी कॉपीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हैंडआउट्स भी एक पुराना मेथड है, इसमें भी लिमिटेशंस क्या है, इसमें लिमिटेशंस उतनी ही होगी जितनी कि सबसे पहले तो हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे। एक तो हैंडआउट्स एलिमिनेट द नीड्स फॉर नोट टेकिंग। एक तो ये ज़रूरत को ख़त्म कर देता है कि जो आप पॉइंट्स, अक्सर लोग जो प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, तो वो अपने साथ जो ऑडियंस होती है, अपने साथ नोटपैड लेकर आती है कि हम लोगों ने फ़लाँ-फ़लाँ बातें नोट करनी है। लेकिन जब आपने लिखा हुआ मवाद ही उनको पकड़ा दिया, तो फिर
उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने के लिए। प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड, जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। द डिसमिनेशन ऑफ द डिस इन्फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल, आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर एब्सेंट और लेट प्रेजेंटेशन अटेंडेड, अगर तो कोई बंदा लेट आ रहा है, ठीक हो गया, क्योंकि वीडियो पे कंप्यूटर बेस्ड पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हैंड आउट्स में क्या होगा, आप कोई बंदा लेट आ रहा है तो भी वो आप उसको हैंड आउट्स दे देंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा इसका। और उसके बाद क्या है कि हैंड आउट्स कैन बी अवॉइड विद ऑल टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन मीडिया, जितने भी प्रेजेंटेशन मीडिया उससे अवॉइड करते हैं। लिमिटेशन क्या होगी इसकी, बिकॉज पीपल कैन लुक अहेड द प्रेजेंटर मे लूज कंट्रोल, इसमें कंट्रोल लूज कर देगा, क्योंकि आपने अपने सारे पत्ते खेल दिए हैं। ताश के जितने पत्ते थे वो आपने दिखा के सारे लोगों के हाथ में दे दिए। प्रेजेंटर के पास तो होता है ना, उसने एक पॉइंट डिस्कस किया, नेक्स्ट पॉइंट वो इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, आगे मैं बताने जा रहा हूँ, आगे मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि आपने उस वक्त तो ऑडियंस आपकी तरफ देखती रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपने सारा वो बंदा एक नज़र पड़ेगा, अच्छा इसमें ये पॉइंट है, चलो जी ठीक है। तो इसमें आप अटेंशन नहीं गेन कर सके। Handout passed out in audience tend to causes attended to prejudge the presenter, वही बात कि वो पहले ही प्रीजज कर लेगी सारी बातों को। The noise from page turning is distracting, के जाहिर सी बात है जब आप कहेंगे अच्छा नेक्स्ट पेज पे हमारा ये है, तो सारे लोग इकट्ठे ही पेज टर्न करेंगे तो वो एक डिस्ट्रक्शन सी हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो डिज़ाइन हुआ है हैंड आउट्स रिफ्लेक्ट करता है नेगेटिविटी ऑन योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। हेल्पफुल हिंट्स क्या आ जाएंगे इसके, आपको भी पता है इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की तो ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो आपने क्या करना है, सफिशिएंट जो हैंड आउट्स है फॉर द ग्रुप प्लस एक्स्ट्रास, आपने जितने भी लोग मौजूद हैं एक तो उनके हैंड आउट्स रखने हैं, दूसरे एक्स्ट्रा भी रखने कि कोई बाद में भी आ सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिटरमाइन द बेस्ट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट्स एंड प्लेस देन इन अ कन्वेंशनल लोकेशन और पास देम आउट, पास कर देना, ये सारे अपने पास रखने हैं। Distribute material before the presentation if you want the audience is follow allowing as you are speak, ठीक है, उनको देखिए डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको बोलने के अलाउ करें। डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इफ़ यू हैव अ रीज़न फॉर नॉट वेटिंग द ऑडियंस, उन्हें वेट किए बिना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोगों ने। फिर मटेरियल, ये इसमें ज़्यादातर क्या है कि आपको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जितने भी हैंड आउट्स होते हैं हर किसी के पास 50 पॉसिबिलिटी होते हैं, पॉसिबिलिटी को यकीनी बनाना होता है। पीपल आर गोइंग टू रिसीव अ हैंड आउट द दैट समराइज योर प्रेजेंटेशन, लेट देम नो इन एडवांस सो दे वर नॉट नीड टू टेक एक्सटेंसिव नोट्स, ज़्यादातर नोट्स लेने की वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी सारी चीज़ें तो उनको दे दी हुई हैं जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हो। अब ये तो हमारे पास हो गए सारे विजुअल आर्ट्स के मेथड। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है इनकी समरीज आ रही है। द फॉलोइंग आर सम जनरल गाइडलाइन टू कंसीडर व्हेन चूजिंग एंड क्रिएटिंग विजुअल आर्ट्स, जब आप किसी विजुअल आर्ट्स सारे आपको बता दिए गए कि ये वाले विजुअल आर्ट्स हैं, इस अब आपको लिमिटेशंस, बेनिफिट्स, हेल्पफुल हिंट सब कुछ बता दिया गया। अब आप लोगों ने चूज करना है तो उस वक्त आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है, उस वक्त हम लोगों ने किन बातों का ख्याल, we should add to the presentation not distract from it, इस तरह के आपने विजुअल आर्ट्स को इस्तेमाल करना है जो कि आपकी हुई प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रैक्ट ना कर सके और आपकी वो प्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब ना कर सके, सबसे पहले तो ये चीज़ है। फिर आपने क्या करना है, विजुअल आर्ट्स कैन ओनली एड टू अ गुड स्पीच, दे कैन नॉट रेस्क्यू अ पोरली डेवलप्ड स्पीच, एक तो अच्छी स्पीच के लिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट पुट ऑल योर टाइम एंड एफर्ट इनटू योर विजुअल एट द रिस्क ऑफ इग्नोरिंग डेवलपिंग एंड प्रैक्टिसिंग योर स्पीच, अपनी इन सारी चीज़ों में आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। योर विजुअल आर्ट्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल इंटायर ऑडियंस,
जितनी ज़्यादा ऑडियंस है, जितनी भी ऑडियंस को आपका टारगेट मिला हुआ है, आपने ऐसा वीएल एड्स आपको बता दिए गए हैं कि इतने लोग हैं तो ऐसा वीएल एड्स है, इतने लोग हैं तो ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। तो आपने उसके मुताबिक ही इस्तेमाल करना है कि आपकी किसी भी ऑडियंस को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। यूज़ सिंपल फ़ॉन्ट्स, आप फ़ॉन्ट्स लिखने जा रहे हैं, राइटिंग लिखने जा रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या स्लाइड यूज़ कर रहे हैं या आप लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लाइड है, वीडियोज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ भी आप कंपोजिंग कर रहे हैं या आप हैंड राइटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए जो कि हर बंदे के लिए ईज़िली रीडेबल होना चाहिए। स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये फ़ॉन्ट की भी बात हो गई हमारे पास। उसके बाद क्या है कि अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट टू द ऑडियंस व्हाइल यू आर स्पीकिंग। जब आप लोग बोल रहे हैं तो आप ये ना हो कि उसी दौरान ही आप बोलते-बोलते किसी अच्छा फलाँ बंदा आ गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ जाए। आपने इस तरह का काम नहीं करना। आपने या तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो लेट खबर है उसका सबसे एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये आप लोगों ने जान लेना है, इसको ख्याल रखना है आप। नेक्स्ट क्या है कि प्रैक्टिस विद योर रियल वेल ahead of time so that you can smoothly integrate them into your परफॉर्मेंस। अब अपनी परफॉर्मेंस में पहले जाने से पहले अपनी सारी चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस को यकीनी बनाएं। बी प्रिपेयर टू डिज़ास्टर। आप किसी भी तरह के अगर आप जिस भी चीज़ को आपने चूज़ किया है उसके इक्विपमेंट उसकी सारी ज़रूरियात आपने पहले ही पूरी करनी है कि बाद में किसी भी डिज़ास्टर से आप बच सकें। आपकी जो स्पीच है वो एंड टाइम तक किसी भी टेक्निकल फॉल्ट या किसी और फॉल्ट के निशाने पे ना आए। उसके बाद है कि स्पीक टू योर ऑडियंस नॉट योर रियल एड्स। आपने अपने रियल एड्स की तरफ देख के नहीं बोलना, आपने अपने ऑडियंस की तरफ देख के बोलना है। उसके साथ अपने आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखना है। कीप वीडियो एंड ऑडियो प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ज़्यादा लंबी लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं पढ़ना, मसालों में नहीं पढ़ना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर दें। ना आप ऑडियंस का टाइम ना इस्तेमाल ज़्यादा लें। आप सिर्फ टू द पॉइंट और उसको शॉर्ट रखने की कोशिश करें। ट्राई टू हैव ओनली वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन आ पोस्टर और है ट्रांसपेरेंसी। अगर तो आप इस पे चल रहे हैं तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास इज़ ईजियर फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हेन प्रेजेंटेड विजुअली थ्रू। अगर तो आप लोग चार्ट्स या ग्राफ्स में दे रहे हैं तो आपकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि हर बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये था हमारा विजुअल एड्स का नेक्स्ट वाला हमारी फर्दर डिटेल थी। आज हम लोगों ने विजुअल एड्स के भी सारे मेथड पढ़ लिए और उसको चूज़ कैसे करना है और किस तरह हम लोग किसी भी डिज़ास्टर की सिचुएशन से बच सकते हैं, इसकी डिटेल हम लोगों ने पढ़ ली है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर वो तो आपने करना ही करना है।